नमस्कार, स्वागत है आपका आज हमारे YouTube चैनल स्काइज प्रिपरेशन हब पर। जैसा कि हम मैट्रिक 2026 की वार्षिक परीक्षा के लिए अभी विज्ञान के प्रश्न पत्रों का हम चैप्टर वाइज जो है प्रश्न पत्रों का व्याख्यात्मक हल कर रहे हैं। और इस चैप्टर का NCERT हम लोग बुक पहले पढ़े हैं और उसके बाद इस चैप्टर से संबंधित 2011 से लेकर के अब तक जितने भी वस्तुनिष्ठ हो या लघुत्तरीय हो या दीर्घोत्तरीय हो, सभी प्रश्नों का हम हल कर रहे हैं और व्याख्यात्मक रूप से इस तरीके से हल कर रहे हैं कि एग्ज़ाम में हमारा इस चैप्टर से कोई भी प्रश्न यदि आता है तो हम उसका उत्तर देने में पूरी तरह से सक्षम होंगे, हमें कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए, हम कल 10 लघुत्तरीय प्रश्न पढ़ लिए थे। आज हम 11वें प्रश्न से जो है शुरुआत करेंगे आज लघुत्तरीय प्रश्न को इस लेक्चर में। और एक चीज़ है कि आप लोगों से पुनः हम आग्रह करते हैं कि चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और उसको शेयर कीजिए, ताकि आपको जो मैट्रिक का एग्ज़ाम है या उसके आगे का भी आपका जो लक्ष्य है उसके लिए हम और भी बेहतर तरीके से आपके लिए जो अध्ययन के स्रोत है, जो सोर्सेज है, उसको और ज़्यादा हम डेवलप कर सकें, ताकि आपका जो प्रतियोगिता परीक्षा वगैरह है या आगे का जो कक्षा है उसको आप बहुत बेहतर तरीके से पढ़ सकें। तो चलिए, हम आज का जो लेक्चर है ये 11वें प्रश्न से शुरू करते हैं। 11वां प्रश्न है हमारा, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है? उदाहरण दीजिए। देखिए, बार बार ये प्रश्न रिपीट हो रहा है। इसको हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न में भी देखे हैं और ऊपर के भी कुछ लघुत्तरीय प्रश्न में हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में चर्चा की है। तो ये 2018 के एनुअल में पूछा है, तो इसका सिंपल सा जवाब होगा कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है, और वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का ह्रास होता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। अपने भाषा में इस तरह से हम लिख सकते हैं, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ ऊष्मा का भी निकास होता है, ऊष्मा भी निकलती है, यानी ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कही जाती है। लेकिन इसको हम अपने तरीके से क्या लिखेंगे? अपने तरीके से लिखना होगा तो हम लिखेंगे कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। अब देखिए, हाँ, इसको अपने भाषा में लिखा है, लेकिन आपको एक ऐसे भाषा में, अपने भाषा में आप को अपना उत्तर देना है किसी भी प्रश्न को। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे ये देखिए, CH4 मीथेन है और ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है और उसके बाद जलवाष्प उत्पन्न होती है और बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो जैसा कि मीथेन गैस जो है, इसी को हम अपने लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी जो अपने गैस सिलेंडर है उसमें जो मुख्य अवयव हम लोग जो जलाते हैं वो मीथेन है, और बिना ऑक्सीजन के ये मीथेन जलेगा नहीं। तो जैसे ही आप जलाते हैं तो गैस के रूप में आपको कार्बन डाइऑक्साइड निकला और कुछ वाटर वेपर भी, जलवाष्प भी निकलती है और बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिसके वजह से हम देखते हैं कि उस ऊष्मा हीट एनर्जी के कारण क्या होता है कि जब वो मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा में जब यही ऊष्मा ऊर्जा कन्वर्ट होती है तो ऑटो वगैरह, गाड़ी वगैरह चलती है, और हम जब खाना पकाते हैं तो उसके लिए भी बहुत अधिक मात्रा में हमें ऊष्मा प्राप्त होती है मीथेन गैस के दहन से। तो मीथेन और ऑक्सीजन के बीच रासायनिक अभिक्रिया हुई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस
उत्पन्न हुआ, जलवाष्प उत्पन्न हुआ और ऊष्मा की बहुत बड़ी मात्रा उत्पन्न हुई। तो इस तरह से हमने ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का परिभाषा भी दिया और उसको एक उदाहरण के जरिए हमने समझा। दूसरा देखिए, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ठीक इसका उल्टा हो जाएगा। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का ह्रास होता है, यानी पहले से जितना ऊष्मा था, हीट था पहले, वो हीट जो है घट जाता है, वो ऊष्मा जो है और कम जाता है उस पदार्थ का। यहाँ लिखा कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें प्रतिफल के साथ ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कही जाती है। यहाँ दिया जैसे कार्बन और जल के बीच रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, तो कार्बन और जल के बीच अगर रासायनिक अभिक्रिया कराना होगा तो आपको इसको गर्म करना होगा। जब तक कार्बन को जल के साथ आप गर्म नहीं कीजिएगा, तब तक आप गर्म नहीं कीजिएगा तब तक जो है इसके बीच रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगी। तो देखिए, ऊष्मा हम बाहर से यूज कर रहे हैं इस अभिक्रिया को कराने के लिए। तो इसमें क्या होता है कि ऊष्मा को हम बाहर से लाते हैं, यानी वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें प्रतिफल के साथ ऊष्मा का अवशोषण होता है। तो यहाँ देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड बना और ये हाइड्रोजन गैस बना। तो इसमें जो ये ऊष्मा था, ये ऊष्मा में क्या हो गया, यहाँ कमी हो गई। तो इस तरह से वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का ह्रास होता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे C+H2O प्लस ऊष्मा एरोवेट कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ मुक्त हो रही है। उसके बाद हम चलते हैं 12वें प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए एक एक रासायनिक समीकरण दे। देखिए, ये भी इसी चैप्टर से प्रश्न है। दोनों प्रश्न 2018 के एनुअल में पूछा है। ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया का एक समीकरण लिखना है, तो अभी ऊपर वाला आप देखे हैं, मीथेन गैस, ये ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति में जल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न हो रहा है और जलवाष्प उत्पन्न हो रहा है। ये जलवाष्प है, जी लिखा है, मतलब कि गैस के रूप में। और इसमें क्या हो रहा है, ये आपको ऊष्माक्षेपी है तो इसमें ऊष्मा उत्पन्न हो रहा है। देखिए, प्रतिफल के रूप में यहाँ हीट जो है प्रोड्यूस हो रहा है। तो CH4 + 2O2 एरोवेट CO2 + 2H2O प्लस हीट एनर्जी, ऊष्मा ऊर्जा। ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए रासायनिक समीकरण हो गया। अब उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया, यानी ऑक्सीकरण एवं अवकरण अभिक्रिया। तो उपचयन और अपचयन, जिसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अवकरण दोनों साथ साथ होती है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। और इसका एग्जाम्पल यहाँ जो दिया है, इसको हम लोग देखते हैं। इसके लिए जो समीकरण लिखा है उसको देखिए। यहाँ कॉपर ऑक्साइड है, ये हाइड्रोजन गैस है, दोनों के बीच रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो क्या हो रहा है, ये ऑक्सीजन कॉपर से हट जा रहा है, यानी इसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहेंगे, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। क्योंकि हाइड्रोजन क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है और कॉपर से हट जाता है। तो यहाँ कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है, अवकरण हो रहा है, और जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो हाइड्रोजन का उपचयन हो रहा है। तो यहाँ CuO का Cu में अपचयन होता है। ये कॉपर ऑक्साइड का किस में अवकरण होता है, अपचयन भी कर सकते हैं, Cu में, तांबा में। और H2 का H2O में उपचयन होता है, ऑक्सीकरण होता है। H2 जो है H2O बन जाता है, तो हम कहेंगे कि H2 का H2O में ऑक्सीकरण होता है या उपचयन होता है। और कॉपर ऑक्साइड का कॉपर में अपचयन होता है या अवकरण होता है। तो इस तरह से उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को हम समझ सकते हैं। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण दें। देखिए, 2018 और 2019 दोनों में पूछा है। वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? संयोजन का मतलब है कि इसमें जुड़ता है,
इसमें जो है अभिकारक जुड़ता है और एकल प्रतिफल बनाता है। और वियोजन में क्या है कि एकल प्रतिफल जो है टूटता है और उसके बाद उत्पाद के रूप में हमें 2 या 2 से अधिक जो है पदार्थ प्राप्त होते हैं। तो वियोजन अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर एक से अधिक छोटे छोटे उत्पाद बनाते हैं। देखिए ये वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण दिया है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है, ताप लिखा है यहाँ पर, गर्म किया जाता है तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है वह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है और प्रतिफल यानी इसमें एकल जो अभिकारक है वह गर्म करने पर टूटता है और 2 या 2 से अधिक उत्पाद का भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। और संयोजन अभिक्रिया में ठीक उसका उल्टा होता है, 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। इसमें कैल्शियम ऑक्साइड ले लिया, सूखा हुआ चूना और जल ले लिया। मार्केट से या बोरा में जो चूना बिकता है उसी को कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। उसको ख़रीद के लाइए और बड़ा सा नाद में पानी डाल के और उसमें इस चूना को डाल दीजिए। तो डालने के बाद ये जो बनेगा ये बुझा हुआ चूना बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। तो यहाँ क्या हो रहा है कि 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल सिंगल उत्पाद बनाते हैं। तो यहाँ एकल उत्पाद टूट के 2 या 2 से अधिक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बन रहा था और यहाँ पर 2 या 2 से अभिकारक जुड़ करके और एकल उत्पाद बनाता है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत माना जाता है। अतः वियोजन और संयोजन अभिक्रियाएं एक दूसरे के विपरीत है। उसके बाद हम देखते हैं अगले प्रश्न को। चौदहवां प्रश्न, ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं? एक उदाहरण दे। आप ऊपर भी देख लिए हैं, जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा का अवशोषण होता है, ऊर्जा को हम यहाँ ऊष्मा लिख देंगे, ऊष्मा का अवशोषण होता है या ऊष्मा का ह्रास होता है। जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है, क्योंकि ऊर्जा लिखा है तो ऊर्जा भी गलत नहीं है, क्योंकि ऊष्मा भी एक प्रकार की ऊर्जा है, लेकिन हमें ऊष्माशोषी को मेंशन करना है, इसलिए ऊर्जा नहीं लिख के आप ऊष्मा लिख दीजिए डायरेक्ट। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का ह्रास होता है या अवशोषण होता है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहा जाता है। उदाहरण दे दिया यहाँ पर, एक परख नली में 2 ग्राम बेरियम हाइड्रोक्साइड लीजिए और 1 ग्राम बेरियम क्लोराइड लीजिए। 2 ग्राम बेरियम हाइड्रोक्साइड और 1 ग्राम बेरियम क्लोराइड लेकर और कांच की छड़ की सहायता से मिलाया जाता है। परख नली में आप रख दीजिए बेरियम हाइड्रोक्साइड 2 ग्राम और 1 ग्राम बेरियम क्लोराइड रख दीजिए और उसके बाद कांच की छड़ से उसको हिलाइए। अब परख नली के दीवार को छूकर देखा जाता है। अब आप परख नली के दीवार को देखिए तो पाया जाता है कि परख नली काफ़ी ठंडा हो गया। क्यों ठंडा हो गया? इसमें ऊष्मा का ह्रास हो गया। पहले हमें ठंडा नहीं लग रहा था, अब जब बेरियम हाइड्रोक्साइड और बेरियम क्लोराइड के बीच कांच की छड़ से हिलाने पर रासायनिक अभिक्रिया हुई और इसके कारण ऊष्मा का ह्रास हो गया। तो यह ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। इस तरह से यहाँ बेरियम हाइड्रोक्साइड दे दिया, 2 ग्राम है ये, 2 ग्राम, और ये अमोनियम क्लोराइड है। यहाँ पर आपको लिख दिया है बेरियम क्लोराइड, इसको क्रॉस कर दीजिएगा, यहाँ लिख दीजिएगा अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड यही तो देखना है। तो बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड को जब हम एक परख नली में रखकर और कांच की छड़ की सहायता से इसको मिलाएंगे तो हमें बेरियम क्लोराइड प्राप्त होगा और अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होगा। और परख नली के दीवार को जब हम छू कर देखेंगे तो पता चलेगा कि परख नली का दीवार पहले से ठंडा हो गया। तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड के बीच रासायनिक अभिक्रिया होने से ऊष्मा का ह्रास होता है और इसलिए यह ऊष्माशोषी अभिक्रिया का
उदाहरण है। उसके बाद हम चलते हैं 15वें प्रश्न की तरफ। अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? एक उदाहरण देकर समझाइए। देखिए 2 बार पूछा है, 2018 एनुअल और 2019 एनुअल। ये 2018 में कई प्रश्न जो है ऐसे इस चैप्टर से पूछे हैं। तो अवक्षेपण अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है, प्रेसिपिटेट का निर्माण होता है। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया, अपने भाषा में हम लिखेंगे, रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। अब इसका एक एग्जाम्पल भी यहाँ पर दे दिया है जिसको हम आगे देख सकते हैं। यहाँ देखिए, सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया सिल्वर नाइट्रेट से कराई जाती है, AgNO3 से। जब सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया आपको सिल्वर नाइट्रेट से कराई जाती है, दोनों एक्वियस है। एक्वियस का मतलब कि ये जलीय घोल है। तो सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया सिल्वर नाइट्रेट से कराई जाती है तो हमें सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप प्राप्त होता है। ये सॉलिड फॉर्म में प्राप्त होता है। यहाँ दोनों एक्वियस था, जलीय था, और ये सॉलिड है। और सॉलिड होगा तो ये जिस बर्तन में रख कर के, जिस परख नली में रखकर हम ये सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट के बीच रासायनिक अभिक्रिया कराएंगे, उसी के बॉटम में, पेंदी में जा कर के ये जमा हो जाएगा, सॉलिड ठोस होने के कारण। और इसी को अवक्षेप कहते हैं, प्रेसिपिटेट कहते हैं। और इसमें जो घोल एक नया हमें प्राप्त होगा, इस सिल्वर क्लोराइड के बैठने के बाद जो ऊपर का घोल बचेगा वो सोडियम नाइट्रेट होगा। तो इस प्रकार सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया सिल्वर नाइट्रेट से कराई जाती है तो सिल्वर क्लोराइड का श्वेत, वाइट प्रेसिपिटेट प्राप्त होता है। सिल्वर ऐसे भी वाइट होता है और जब उसमें क्लोरीन मिल जाता है तो और ज़्यादा जो है वह श्वेत आपको दिखने लगता है। और यदि इसमें से क्लोरीन हट जाए तब क्या होगा, तो सिल्वर का रंग जो है धूसर हो जाएगा। ये आप ऊपर के एक क्वेश्चन में आप देखें हैं। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट। ये बार बार ये सब क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इसलिए हम इसको थोड़ा तेज़ी में खींच रहे हैं। वियोजन अभिक्रिया से क्या समझते हैं? एक समीकरण दे। ये भी 2018 एनुअल और 2023 एनुअल में पूछा है। देखिए यहाँ पर सिंगल अभिकर्मक है, एकल अभिकर्मक। जब वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक को गर्म करने पर वे 2 या 2 से अधिक उत्पाद में टूट जाते हैं। वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक को गर्म करने पर वे टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद में बदल जाते हैं, क्या कहलाते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। यानी कह सकते हैं कि इसमें एक एकल अभिकारक टूटता है और उससे 2 या 2 से अधिक जो है से हमें उत्पाद प्राप्त होता है। तो संयोजन का बिल्कुल उल्टा होता है। तो यह फेरस सल्फेट था, इसको गर्म किया गया तो फेरिक ऑक्साइड प्राप्त हुआ, सल्फर डाइऑक्साइड गैस मुक्त हुआ और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस भी इसमें रिलीज होता है। तो सल्फर ट्राइऑक्साइड को आप जानते हैं कि इसी गैस को जब H2O जल के साथ अभिक्रिया किया जाता है तो हमें सल्फ्यूरिक एसिड प्राप्त होता है, गंधकाम्ल प्राप्त होता है। ये ऐसा गैस होता है सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो जब फेरस सल्फेट को गर्म किया जाता है, इसी को लिखा है, तो यह अपने जल को झाग देता है। जब इसको गर्म कीजिएगा तो ये क्या होगा,
तो ये अपने जल को क्या करेगा, झाग देगा और फेरिक ऑक्साइड प्राप्त होगा, झाग इससे निकलने लगेगा। उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है बनाता है। फेरिक ऑक्साइड ठोस है, यहाँ ये सॉलिड है, सल्फर डाइऑक्साइड जो है और सल्फर ट्राइऑक्साइड ये गैसीय अवस्था में है, ये दोनों गैस है। तो ये हमें समझना है और इसको बार बार जो है इस लेक्चर को सुनना है ताकि आपको इसका कंसेप्ट समझ में आए। उसके बाद हम चलते हैं 17वें प्रश्न की तरफ। विस्थापन अभिक्रिया के 2 उदाहरण रासायनिक समीकरण के साथ दे। देखिए फिर 2018 एनुअल में पूछा है, कितना प्रश्न उठाया है इससे आप अनुमान लगाइए। कई प्रश्न हम लोग लघुत्तरीय में देख लिए इस रासायनिक अभिक्रिया चैप्टर से। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का 2 एग्जाम्पल देना है। तो देखिए इसमें जिंक है और कॉपर सल्फाइड। जिंक जो है सॉलिड है और कॉपर सल्फेट जो है क्या है, ये एक्वियस है, एक घोल के रूप में। दोनों के बीच अभिक्रिया होगी तो जैसा कि आप जानते हैं कि जिंक जो है अधिक अभिक्रियाशील होता है कॉपर से, इसलिए जिंक जो है सल्फेट के साथ जुड़ जाएगा और कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, प्रतिस्थापित कर देगा। तो ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। उसके बाद देखिए लेड है, शीशा है और ये कॉपर क्लोराइड है का एक्वियस, ये आपको जलीय घोल है, ये लिक्विफाइड है। तो जब शीशा को हम कॉपर क्लोराइड में डालते हैं तो देखिए ये शीशा कॉपर से ज़्यादा ये भी रिएक्टिव है, तो ये भी कॉपर को हटा देता है। और ये लेड क्लोराइड हमें का एक्वियस हमें प्राप्त होता है उत्पाद, और यहाँ पर सॉलिड फॉर्म में कॉपर जो है उत्पन्न होता है। तो यहाँ देख रहे हैं कि अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ कम अभिक्रियाशील पदार्थ को हटाकर अपना स्थान बना लेता है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद 18वें प्रश्न को देखिए। जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है, इसको भी हम लोग पढ़े हैं, तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? लोहे की क्रियाशीलता कॉपर से अधिक है, क्योंकि कॉपर सल्फेट में कॉपर मिला हुआ है, सल्फर ऑक्सीजन तीनों का ये एक्वियस घोल है। और जब लोहा डालिएगा तो लोहा जो है क्या होता है, कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है, कि कॉपर को हटाएगा। कॉपर सल्फेट के विलयन से ये जो SO4 मूलक होता है ये अलग होकर लोहे के साथ मिलकर और फेरस सल्फेट बना लेता है। फेरस सल्फेट मतलब FeSO4 बना लेता है, Fe2SO4, ये फेरस सल्फेट बना लेता है, इसमें बदल जाता है और कॉपर अलग हो जाता है। कॉपर को हटा देगा क्योंकि ज़्यादा अभिक्रियाशील है लोहा, और कॉपर सल्फेट के विलयन का जो आचरण है वो बदल जाता है। इसका पहले से जो कॉपर सल्फेट का विलयन है उसमें से कॉपर हट गया और अब उस सल्फेट मूलक के साथ आयरन मिक्स हो गया, FeSO4 है, 2 नहीं कीजिएगा, FeSO4 है। यहाँ देख लीजिए अभिक्रिया के जरिए इसको समझाया है। लोहा है, इसको आप डालें कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील को, तो ये कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, हटा दिया, और ये लोहा अपना जगह ले लिया और फेरस सल्फेट प्राप्त हो गया। अब जब कॉपर हटेगा तो पहले जो रंग था इससे कॉपर सल्फेट के विलयन का वो बदलेगा। कॉपर सल्फेट के विलयन का जो नीला रंग था पहले वो मलिन हो जाता है, लोहा चूँकि आ जाता है सल्फेट मूलक के साथ, और कील का रंग जो है वो भूरा हो जाता है। नीला रंग जो था कॉपर सल्फेट का वो मलिन हो जाएगा और जो लोहा का कील है उसका रंग भूरा हो जाएगा। तो इस तरह से हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उसको 20 वाला को हम स्किप किया, कल देखेंगे। निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखें। देखिए 2020 एनुअल में भी पूछा है और 2024 एनुअल में भी पूछा है। देखिए जिंक है, यहाँ Zn लिख दिया। सिल्वर नाइट्रेट है, AgNO3 लिख दिया। जिंक नाइट्रेट है, ZnNO3 का होल ट्वाइस। सिल्वर है, Ag लिख दिया। अब हम देख लेते हैं कि ये संतुलित रासायनिक समीकरण है कि नहीं। जिंक 1, सिल्वर 2, नाइट्रोजन 1, देखिए यहाँ नाइट्रोजन 2 नहीं, नाइट्रोजन यहाँ 2 से गुना कर रहा, नाइट्रोजन 2 है, सही है। ऑक्सीजन 2 × 6
ऑक्सीजन 2 तिया 6। तो ये समीकरण पूरी तरह से संतुलित है। उसके बाद देखिए यहाँ पर सोडियम Na, जल H2O, सोडियम हाइड्रोक्साइड Na2NaOH और जल, ये जल लिख रहा और यहाँ हाइड्रोजन लिख रहा। ये यहाँ कन्फ्यूजन देखिए, यहाँ जल लिख रहा और यहाँ पर हाइड्रोजन लिख रहा। तो ये देखिए पहले इसको सोडियम 1 सोडियम 2, तो यहीं पर कैंसिल हो गया। ये भी आपका आंसर गलत है, ये भी आपको बैलेंस इक्वेशन नहीं है। तो ये 20वें और 21वें दोनों प्रश्न को हम इत्मीनान से जो है से रिपीट करेंगे, क्योंकि अभी इंटर का भी ये क्लास लिए थे तो थोड़ा टाइम लगा, और इसलिए हम 20वें और 21वें दोनों प्रश्न को हम कल जो है इत्मीनान से इसको रिपीट करके, और ये हम लघुत्तरीय प्रश्न निश्चित रूप से कल समाप्त करेंगे। तो चलिए आज का जो लेक्चर है लघुत्तरीय प्रश्न का क्लास 10th का, इसको हम यहीं समाप्त करते हैं। और पुनः आप लोगों से आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्कार।